नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल टीवी। मैं हूं सौरभ जौहरी। हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। हरियाणा में राहुल जहां संगठन निर्माण पर चंडीगढ़ में एक दिवसीय दौरे पर हैं। राहुल गांधी ने बुधवार को चंडीगढ़ में कांग्रेस के 17 बड़े नेताओं और इसके बाद 22 एआईसीसी और पीसीसी के ऑब्जर्वर्स के साथ बैठक कर पार्टी की मजबूती और जल्द प्रभावी संगठन बनाने के तरीकों पर चर्चा की। वहीं भोपाल में दिए बयान पर राहुल गांधी को बीजेपी घेर रही है। दरअसल राहुल ने सीज फायर को लेकर जो बयान दिया उसके बाद बीजेपी हमलावर है। राहुल गांधी ने कहा था कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के कहने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरेंडर किया। यह बीजेपी और आरएसएस के कैरेक्टर को बताता है और इसी बयान को बीजेपी अब सेना और देश का अपमान बता रही है और कह रही है कि उनका जैसा बयान तो पाकिस्तान और जिन आतंकवादी संगठनों को भारतीय सेना ने नेस्त नाबूद कर दिया वो भी सरेंडर जैसी बात नहीं कह पा रहे हैं। अब देखना है कि संगठन निर्माण के बीच राहुल के इस बयान से कांग्रेस को कितना नफा नुकसान होता है। तो संगठन निर्माण की तरफ पार्टी जहां एक तरफ आगे बढ़ रही है तो वहीं राहुल का बयान क्या पार्टी के लिए गले की फांस बनेगा, यह सवाल है। और संगठन निर्माण में पार्टी की दिशा और दशा आने वाले समय में किस तरह की देखने को मिलेगी। संगठन को लेकर लगातार सरकार खासकर बीजेपी हमलावर रही है। प्रदेश में कांग्रेस के पास एक दशक से संगठन नहीं है, नेता प्रतिपक्ष नहीं है, गुटबाजी है। लेकिन इस बार कांग्रेस के प्रभारी हरियाणा के बीके हरिप्रसाद ने साफ कहा कि गुटबाजी खत्म करने को लेकर कोई भी अगर इस तरीके की हरकत करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और गुटबाजी खत्म की जाएगी। अब कांग्रेस की दिशा और दशा क्या रहेगी और जो राहुल ने बयान दिया है भोपाल में सरेंडर, सेना के सरेंडर को लेकर, उस पर भी सियासत गर्मा गई है। किस तरह का असर पड़ेगा संगठन निर्माण को लेकर कांग्रेस के इस पूरे तैयारियों में, यह देखना होगा। ये तमाम सवाल हैं जिनके जवाब तलाशेंगे। हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। हिसार से टोटल टीवी के एडिटर एडिटर डॉक्टर महेश कुमार, पानीपत से टोटल टीवी के एडिटर एडिटर देवेंद्र कथुरिया और वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सोनी जी हमारे साथ चर्चा में बने हुए हैं। आप सभी के साथ मैं चर्चा आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देखिए, फिर करेंगे चर्चा शुरू। कांग्रेस नेता राहुल गांधी देश में अपने संगठन सृजन के लक्ष्य को लेकर निकल पड़े हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के बाद अगले ही दिन हरियाणा में कांग्रेस नेताओं की बैठक और संगठन बनाने पर यहां भी चर्चा की। राहुल गांधी ने सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़ में कांग्रेस नेताओं, एआईसीसी और पीसीसी के ऑब्जर्वर से अलग अलग बंद कमरे में बात की। पर भोपाल में दिए गए राहुल के सरेंडर करने के बयान पर बीजेपी ने उन्हें घेर लिया है। राहुल गांधी ने कल कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर के वक्त अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सामने पीएम नरेंद्र मोदी ने सरेंडर कर दिया था। बीजेपी ने उनके इस बयान को देश और सेना से जोड़ दिया। बीजेपी के सीनियर मंत्री अनिल विज ने राहुल पर ही गुगली छोड़ दी। नहीं, राहुल गांधी जी अगर अपने सारे कार्यकर्ताओं को घोड़ा कह रहे हैं, अलग अलग वैरायटी का, कोई बारात का, कोई रेस का, कोई जंग का, तो फिर अपनी भी क्वालिटी बताएं कि ये कौन से घोड़े हैं। ये बारात के हैं, लंगड़े घोड़े हैं या जंगी घोड़े हैं। हालांकि राहुल गांधी ने चंडीगढ़ में अपने तयशुदा कार्यक्रम के तहत कांग्रेस नेताओं और एआईसीसी, पीसीसी ऑब्जर्वर्स के साथ मीटिंग्स की। हरियाणा में अपने संगठन सृजन के लक्ष्य में राहुल कितना कब सफल होते हैं ये देखना दिलचस्प होगा। बहरहाल 3 घंटे की मीटिंग्स और चर्चा के बाद राहुल गांधी वापस रवाना हो गए। बाद में हरियाणा प्रदेश प्रभारी और कांग्रेस नेताओं ने पार्टी का रोड मैप बताया। इस बार इससे ही पता लगता है कि खुद एलओपी श्री राहुल गांधी जी, हमारे जो शीर्ष नेता है, वो यहाँ पर आए। साथ में जो एआईसीसी जो ऑब्जर्वर जो लगाए हैं वो उसमें 8-9 तो मेंबर पार्लियामेंट हैं, सीडब्ल्यूसी के मेंबर हैं, 2 पीसीसी प्रेसिडेंट, एक्स पीसीसी प्रेसिडेंट हैं, मौजूदा पीसीसी प्रेसिडेंट भी, यूथ कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष हैं। तो इस तरह से इस बात से गंभीरता का पता लगता है। ऑब्जर्वर्स है, पीसीसी ऑब्जर्वर्स है। हम लोग तय करेंगे कौन कौन सा जिले में ऑलरेडी हम लोग जिला नियुक्त किया है, वो हर जिले में जाके अपना वर्कर्स मीटिंग, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी मीटिंग और दूसरे संगठन के साथ मीटिंग करके
जल्द से जल्द पैनल ऑफ नेम्स 6 नाम देना है, ये तय हुआ है। राहुल जी बहुत स्ट्रिक्टली बोला है, जो गुटबाजी कोई कम नहीं है हरियाणा में, इसलिए 11 साल से हम लोग डीसीसी प्रेसिडेंट नहीं बना पाया। पर जो भी गुटबाजी, जो भी आदमी किस गुट में है वो रहने दीजिए, उसमें हमारा कोई इतराज नहीं है। मगर कांग्रेस का काम करने का टाइम में कोई गुटबाजी का नाम नहीं आना चाहिए। हम लोग इस बारे में बहुत स्ट्रिक्ट है। अगर कोई कंप्लेंट आया तो समझ लीजिए वो जो आदमी तुरंत बदला जाएगा। तो इसलिए कुछ गाइडलाइंस दिया है, उसके मुताबिक 10 तारीख के बाद कभी भी हमारे एसीसी के ऑब्जर्वर्स तो हर जिले में जाके 30 तारीख से पहले अपना नेम हमको रेकमेंड करेंगे। यानी हरियाणा में विधानसभा और निकाय चुनाव में सियासी पिच पर फिसलने के बाद कांग्रेस अब खुद को फिर संभाल रही है। पार्टी के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी उनके खेवनहार बन पाएंगे। कांग्रेस फिर पुराने रंग और लोगों में भरोसा जगाने की काबिलियत दिखा पाएगी। ऐसे ही कई सवाल सामने खड़े हैं। संगठन अब जल्दी बन जाए, प्रभावी साबित हो जाए। पार्टी के पास अब भी 37 विधायक और 5 लोकसभा सांसद हैं। और क्या चाहिए? हरियाणा ब्यूरो, टोटल न्यूज। तो संगठन बनाने में जुटी है पार्टी, और ऐसे में किस तरह की तैयारियां देखने को मिल रही है, और आज राहुल गांधी का चंडीगढ़ का 1 दिवसीय दौरा क्या कुछ कहता है। देवेंद्र, शुरुआत में आपसे ही करूंगा, किस तरह की तैयारियां और आज के राहुल गांधी के चंडीगढ़ दौरे को लेकर क्या कुछ खास देखने को मिला है? सौरभ, देखिए, तयशुदा कार्यक्रम के तहत राहुल गांधी का जो शेड्यूल था कि पहले पीसीसी, प्रदेश के बड़े नेता जो कांग्रेस को चलाते रहे हैं, विधानसभा चुनाव में फिसल गए। पहले उनकी 17 नेता जो बड़े हैं, भूपेंद्र हुड्डा हैं, उदय बहान हैं, रणदीप सुरजेवाला, शैलजा चौधरी, वीरेंद्र सिंह, दीपेंद्र हुड्डा, कैप्टन अजय यादव, जो भी बड़े नेता हैं, रावदान सिंह, 17 लोगों की मीटिंग ली उन्होंने, करीब 1.25 घंटा। उसके बाद छोटा सा ब्रेक रहा। फिर उसके बाद जो 22 एआईसीसी के ऑब्जर्वर्स हैं और उनके साथ 29 ऑब्जर्वर जो जिलों के हैं, जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने बनाए हैं, उनकी मीटिंग ली। कुल 3 घंटे तक रहे, जबकि 2 घंटे का उनका कार्यक्रम था। और उसके बाद वो एयरपोर्ट लौट गए। और खास बात यह कि एयरपोर्ट पर जब राहुल गांधी गए, जिस गाड़ी में गए, कुमारी शैलजा थी, लेकिन टर्मिनल पर जब वो खड़े थे फ्लाइट के इंतजार में, तो राहुल गांधी के बगल में केसी वेणुगोपाल थे और रणदीप सुरजेवाला थे। किसी मुद्दे पर चर्चा कर रहे थे। भूपेंद्र हुड्डा थोड़ा अलग खड़े थे। तो राजनीति में संकेत जो है वो इशारा करते हैं, वो एक मैसेज देते हैं। जिस तरीके से राहुल गांधी की गाड़ी में कुमारी शैलजा बैठ के आई, पीछे राहुल गांधी आगे थे। और जब राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल, बड़े नेता है, संगठन के राष्ट्रीय महासचिव हैं, टर्मिनल पर 3 नेता खड़े थे, रणदीप सुरजेवाला, केसी वेणुगोपाल और राहुल गांधी काफी मिनट तक खड़े रहे वहां पे। भूपेंद्र हुड्डा थोड़ा पीछे थे। तो इशारे जो होते हैं राजनीति में, वो एक संदेश देते हैं। कुल मिलाकर जिस भाषा का आज प्रयोग किया है राहुल गांधी ने मीटिंग में, बंद कमरे में मीटिंग, ये कहा है राहुल गांधी ने, अब कोई सिफारिश नहीं चलेगी, मेरिट पर काम होगा। अगर कोई नेता किसी की पैरवी करता है, सिफारिश करता है, उसके खिलाफ बिना देरी कार्रवाई की जाएगी। और यही बात अभी रिपोर्ट में हमने देखा। बीके हरिप्रसाद जो प्रदेश प्रभारी हैं, पहले भी कभी रहे प्रदेश प्रभारी, बड़े नेता हैं और गुजरात से आते हैं, तो उन्होंने भी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि स्ट्रिक्टली, सख्ती से कहा है कि कोई सिफारिश अब नहीं चलेगी। सिफारिश करने वाले के खिलाफ तुरंत कार्रवाई होगी, मेरिट पर काम होगा। जो लोग जिनके अंदर कांग्रेस है, मैं आपको याद दिलाऊं, भूपेंद्र हुड्डा जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे हरियाणा में, वो अक्सर कहते थे कांग्रेस में 2 तरह के लोग हैं, एक वो जिनके अंदर कांग्रेस है, एक वो जो कांग्रेस के अंदर है। तो अब पार्टी हाईकमान ये इशारा कर रही है, जिनके अंदर कांग्रेस है, जो कांग्रेस का भला चाहते हैं, कांग्रेस के लिए जिन्होंने काम किया है, अब पार्टी उन्हीं को कंसीडर करेगी। और जो बड़े नेता हैं, जो पहले सिफारिश से, अप्रोच से, पसंद से अपने अपने आदमी को एडजस्ट करते थे, अब ऐसा नहीं चलेगा। कुल मिलाकर जो मैसेज गया वो ये है कि कांग्रेस अब दुरुस्ती की ओर है। और ये भी कह दिया, आप देखिए, बीके हरिप्रसाद ने तो ये भी कह दिया 30 जून से पहले जिलाध्यक्ष बना दिए जाएंगे। आज 4 तारीख है, तो इसी महीने, मतलब अब लगता है तेजी से काम होगा। ठीक है महेश, क्या कुछ लग रहा है संगठन निर्माण की दिशा में कांग्रेस कितनी आगे बढ़ती नजर आ रही है? नेता प्रतिपक्ष का चुनाव भी होगा आने वाले समय में, जब संगठन बनेगा तो जाहिर सी बात है उससे पहले होना है, बाद में होना है, ये भी एक सवाल है। सवाल ये भी, दूसरा सवाल ये भी है कि राहुल का जो बयान है उस पर भी बीजेपी हमलावर है।
दो सवाल हैं और इन दोनों सवालों के जवाब मैं आपसे चाहूंगा। किस तरह की परिस्थिति पार्टी के पक्ष में बनेगी, विपक्ष में बनेगी, क्या कुछ नजर आता है? यहाँ पर जिक्र आप ये कर रहे हैं कि संगठन को लेकर क्या कुछ स्थिति रहने वाली है। दरअसल साफ तौर से ये बात तक कही जा सकती है कि लगातार जो कांग्रेस पार्टी की स्थिति है वो बेहद कमजोरी वाली रही है और एक के बाद एक हमने देखा है कि एक पूरा दौर बीत चुका है जब कांग्रेस कमजोरियों के साथ खड़ी थी, अलग अलग गुटों में उनके नेता थे। और आए दिन मैं इस बात का जिक्र करता हूं, यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के पास दरअसल अपने कार्यकर्ता नहीं है। यहाँ पर जो है नेताओं के साथ चलने वाले जो चेहरे हैं वो देखने को मिलते हैं। कोई भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ चल रहा है, कोई कुमारी शैलजा के साथ चल रहा है, कोई रणदीप सिंह सुरजेवाला के साथ चल रहा है। कांग्रेस पार्टी के साथ शायद चुनिंदा लोग ही चल पा रहे हैं और जो लोग चल भी पा रहे हैं उनका अपना कोई ज्यादा वजूद बचा नहीं, यानी नेताओं के साथ चलने वाले लोगों का ही कांग्रेस पार्टी में अस्तित्व देखने को मिलता है। तो साफ तौर से बात तक कही जा सकती है कि यहाँ पर संगठनात्मक कमजोरी काफी ज्यादा कांग्रेस पार्टी में इस वक्त हो चुकी है और बड़े बड़े दावे हम लगातार कांग्रेस पार्टी की तरफ से सुनते रहे। चाहे लोकसभा चुनाव की बात की जाए, उसके बाद विधानसभा चुनाव के वक्त भी ये कहा गया था कि टिकटें इस बार राहुल गांधी ही बांटेंगे और किसी भी तरह की सिफारिश की गुंजाइश यहाँ पर नहीं रहेगी। लेकिन 72 टिकटें भूपेंद्र सिंह हुड्डा को दे दी गई और उसके बाद हार का सामना कांग्रेस पार्टी को अपनी ही गलतियों की वजह से करना पड़ा। तो संगठनात्मक कमजोरी इतनी ज्यादा कांग्रेस पार्टी में हो चुकी है कि उसके बाद इस तरह के बयानों पर यकीन करना जो कि बी के हरिप्रसाद कह रहे हैं या फिर जो राहुल गांधी जिन तेवरों के साथ नजर आ रहे हैं उन बयानों पर यकीन करना बेहद मुश्किल हो जाता है जब तक कि उसे अमली जामा नहीं पहना दिया जाएगा। अब मजबूत जिलाध्यक्षों का जिक्र तो कांग्रेस पार्टी के लोग कर रहे हैं, लेकिन मजबूत जिलाध्यक्ष लाएंगे कहां से, और वो भी ऐसे चेहरे जो कि 5 साल से ज्यादा समय से कांग्रेस पार्टी के साथ रहे हों। क्या वो नेता जिलाध्यक्ष की भूमिका निभाने के लिए तैयार हैं और क्या उन्हें फ्री और फेयर काम करने का मौका दिया जाएगा? क्योंकि यहाँ पर तो रिमोट से चलने वाले जो संगठनात्मक चेहरे हैं वो अब तक इस्तेमाल होते रहे हैं कांग्रेस पार्टी में। तो ऐसे चेहरे जो कि अपने अस्तित्व के साथ अपनी राजनीतिक लड़ाई को आगे बढ़ाएं, कांग्रेस पार्टी को मजबूत करें, ऐसे चेहरे भी कांग्रेस पार्टी के पास हाल फिलहाल एक्टिव चेहरे नहीं है। तो जरूर यहाँ पर चुनाव में अच्छा खासा माहौल कांग्रेस पार्टी को था, लेकिन वो अपना माहौल खुद कांग्रेस पार्टी ने खराब किया। अब आप जिक्र कर रहे थे कि बयान जो कि भोपाल में राहुल गांधी की तरफ से दिया गया था, दरअसल भारत जोड़ो यात्रा के बाद एक मंजे हुए पॉलिटिशियन की जो छवि है वो राहुल गांधी बनाने में कामयाब हुए। काफी अच्छा उनकी तरफ से परफॉर्मेंस देखने को मिला और जैसे जैसे वो जनता से जुड़े, देश को जाना, देश को पहचाना, हर वर्ग को जानने समझने की कोशिश जब राहुल गांधी की तरफ से भारत जोड़ो यात्रा के दौरान की गई, उसके बाद हमने देखा कि उनके जो पॉलिटिकल डिसीजंस थे वो पहले से बेहतर देखने को मिले। और जहां तक यहाँ सरेंडर शब्द का इस्तेमाल किया गया है, मुझे लगता है कि राहुल गांधी लिखे नेता को इतने कमजोर शब्द का इस्तेमाल शायद नहीं करना चाहिए था। बेहतर होता कि किसी और शब्द का चयन राहुल गांधी करते, लेकिन चूंकि सरेंडर शब्द यहां पर इस्तेमाल किया गया है तो दोनों ही परिस्थितियों में सरेंडर शब्द के दो अलग अलग तरीके से परिभाषाएं उसकी समझी जा सकती हैं। एक, सरेंडर चूंकि ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो पाकिस्तान के साथ युद्ध की स्थिति बनी हुई थी, तो क्या राहुल गांधी ये कहना चाहते हैं कि पाकिस्तान के सामने भारत ने सरेंडर किया? और अगर उनका दूसरा अभिप्राय यह है कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति के सामने नरेंद्र मोदी ने सरेंडर किया, तो मुझे लगता है कि मौजूदा परिस्थितियों में शायद इस तरह के शब्द से बचना चाहिए था जब पूरी दुनिया की नजर जो है भारत के ऊपर टिकी हुई है और भारत का सर्वदलीय जो प्रतिनिधिमंडल है वो दुनिया के अलग अलग देशों में पहुंचकर भारत के समर्थन में माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसी परिस्थितियों में जब इस तरह के वक्त में तमाम अलग अलग राजनीतिक मतभेदों को भुलाकर यहाँ पर जो सांसद हैं, अलग अलग राजनीतिक दलों के सांसद हैं, वो टीम भारत की तरह काम कर रहे हैं और भारत की छवि को अंतर्राष्ट्रीय पटल पर बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान ने क्या कुछ गलत भारत के साथ किया और कितने दशकों से ये जो गलत है वो भारत के साथ हो रहा है, ये सब कुछ दुनिया के सामने रखने की कोशिश बियॉन्ड द पार्टी लाइन की जा रही है। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी चाहे यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध ही करना चाहते थे, चाहे भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का विरोध ही चाहे वो करना चाहते थे, लेकिन राहुल गांधी सरीखे नेताओं से, चूंकि लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी वो बने हुए हैं लोकसभा में, तो ऐसे में यहाँ इतनी उम्मीद उनसे की जा सकती है कि इससे बेहतर शब्द का चयन शायद राहुल गांधी को करना चाहिए था। सरेंडर शब्द शायद माकूल शब्द नहीं। वीरेंद्र जी, किस तरह से देखते हैं इस पूरे घटनाक्रम को? कांग्रेस का संगठन निर्माण की दिशा में राहुल गांधी का ये बयान
क्या गले की फांस बनेगा कांग्रेस के लिए, कितना इम्पैक्ट इसका पड़ेगा और पार्टी किस तरह से आगे बढ़ रही है प्रदेश में आज के राहुल गांधी के चंडीगढ़ दौरे के बाद? देखिए, जो राहुल गांधी जी का एक दिन का ये प्रवास था जी, इसके बाद तो उनको हरियाणा आने का अवसर मिलेगा नहीं। और ये जो तय किया गया, प्रक्रिया तय की गई है, देखिए हर संगठन की अपनी अपनी प्रक्रिया होती है। भारतीय जनता पार्टी की अलग है। अब कांग्रेस ने नई प्रक्रिया तय की है जी। सबसे पहले जो प्रदेश कांग्रेस के डेलीगेट्स हैं, जो ऑब्जर्वर हैं प्रदेश कांग्रेस के, उनको जो वो चुने गए हैं उनका मापदंड क्या है जी, वो सभी किसी ना किसी गुट से जुड़े हुए हैं। सभी गुटों ने अपने अपने जो उनके कार्यकर्ता हैं, समर्थक हैं, उनको डेलीगेट बनवाया है जी। अब ये डेलीगेट जाकर जिलों में जाएंगे, 3-3 डेलीगेट जाएंगे एआईसीसी ऑब्जर्वर के साथ। हर जिले का एक ऑब्जर्वर तय कर दिए गए हैं, 3-3 प्रदेश कांग्रेस के और एआईसीसी के तय कर दिए गए हैं। ये कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेंगे और अब जो है वो 6 जो दावेदार हैं अध्यक्ष पद के, उनकी सूची बनाएंगे प्रेफरेंस के मुताबिक। यानी 1 नंबर पे कौन है, 2 नंबर पे कौन है, 3 पे क्या, मतलब 6 नाम बनाएंगे। वो 6 प्रेफरेंस सूची होगी, प्राथमिकता 6 लोगों की होगी। उनमें 6 लोगों में से कौन चयन करेगा? पार्टी हाईकमान करेगा जी। तो मतलब कार्यकर्ताओं की भावनाओं का सम्मान कहां हुआ? कार्यकर्ता जिसको चाहते हैं, क्या वो प्रदेश अध्यक्ष बनेगा, क्या जिला अध्यक्ष बनेगा? तो ये एक बात बहुत बड़ी उभर कर आती है। देखिए इसमें हम कोई आपत्ति नहीं कर रहे, हर संगठन की अपनी प्रक्रिया है जी। और इस प्रक्रिया के बाद अब ये देखिए, अब राहुल गांधी ने किस नेता को कितना महत्व दिया, पत्रकारों की नजर भी इस पर रहेगी। अभी कुथुरिया जी भी चर्चा कर रहे थे कौन एयरपोर्ट पे नजदीक था, कौन उनकी गाड़ी में गया, बिल्कुल, और किसने उनको किस ढंग से रिसीव किया। ये सब बातें हैं। देखिए गुटबाजी तो रहने वाली है, इस पर कोई अंतर आने वाला भी नहीं है। और बीके हरिप्रसाद ने भी कहा है कि कोई किसी भी गुट में रहे, हमें इस पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इसकी आंच पार्टी पर नहीं आनी चाहिए। ठीक है, ये तो अब संगठन 30 जून से पहले क्या बन पाएगा तो उसको कितनी ताकत मिल पाएगी, उसका कितना स्वीकार्य होगा, कार्यकर्ता किस ढंग से स्वीकार करेंगे। और देखिए जो भी राहुल गांधी की जो बयानबाजी है वो क्या राष्ट्रीय दृष्टिकोण से राष्ट्रीय हितों के अनुकूल है, ये एक बहस छिड़ी हुई है। देखिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का निशाना मुख्यतः राहुल गांधी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन राहुल गांधी जो बयान देते हैं, चाहे वो देश में दें चाहे विदेश में दें, क्या वो हमारे देश की मर्यादा और मान सम्मान के साथ क्या वो न्याय कर रहे हैं? ये एक बड़ा प्रश्न है। देखिए राहुल गांधी की अपनी सोच है, उनका निशाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, लेकिन वो इसमें राष्ट्रीय दृष्टिकोण की, राष्ट्रीय हितों की कितनी उपेक्षा करते हैं। देखिए आप विपक्षी दल हैं, सरकार की नीतियों की आलोचना करने का आपको अधिकार है, लेकिन जब देश से बाहर जाते हैं, जब राष्ट्रीय एकता की बात है, देश के हितों की बात आती है, तो आपकी जो बयान होते हैं उसको दूसरे देश, जो मतलब हमारा प्रतिद्वंदी देश है पाकिस्तान, उसको मुद्दा बनाता है, उसको अवसर मिलता है। तो ऐसे में राहुल गांधी के जो बयान है उनमें संयम का अभाव दिखाई देता है। देखिए आलोचना करने का अधिकार है, आलोचना कीजिए, सरकार की नीतियों की, विदेश नीति की आलोचना कीजिए, लेकिन जब आप अप्रत्यक्ष रूप से सेना पर हमला करते हैं, सेना के खिलाफ, हालांकि देखिए वो वहां पर जाकर सेना का मनोबल भी बढ़ाते हैं, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन उनकी बयानबाजी जो है उससे एक अवसर मिलता है प्रतिद्वंदी देश को। ठीक है। और जहां तक कांग्रेस की आगे हरियाणा में भविष्य की बात है, तो अभी तो बहुत समय पड़ा है। अब संगठन में देखिए, संगठन के जो लोग हैं, जो संगठन के प्रभारी हैं, वो जो लोग आगे संगठन में किस तरह चला पाते हैं, नए लोगों को किस तरह जोड़ पाते हैं, और जनता से जुड़ाव किस तरह का बनता है, और पार्टी किस ढंग से चलती है, ये बहुत कुछ निर्भर करेगा। जिला अध्यक्षों के बाद प्रदेश अध्यक्ष का भी चुनाव होना है, प्रदेश अध्यक्ष बदला जाना निश्चित है, तय है। तो ऐसे के अंदर प्रदेश की जो नई टीम बनेगी, या एडजस्टमेंट से बनेगी या कार्यकर्ताओं की भावना के अनुरूप बनेगी। आपने पहले जैसे प्रदेश कांग्रेस में कार्यकारी अध्यक्ष बनाए हुए हैं, जिलों में भी क्या कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाएंगे। मतलब अगर एडजस्टमेंट की अगर ये नीति रहेगी तो इस ढंग से संगठन नहीं चलने वाला, और बयानबाजी पर भी अंकुश लगाना चाहिए। जब तक बयानबाजी पर अंकुश नहीं लगेगा, जो भी नेता स्वतंत्र रूप से बयानबाजी करते रहेंगे, तो संगठन कमजोर होता रहेगा। देवेंद्र और महेश, समय थोड़ा कम है, संक्षेप में ही आपसे ही जवाब चाहूंगा सवालों का। देवेंद्र, अब आगे बड़ी चुनौती पार्टी के सामने क्या कुछ बन सकती है? राहुल गांधी शीर्ष नेतृत्व की बयानबाजी, क्योंकि नीति, नियत और नेतृत्व नहीं है, बीजेपी हमेशा सवाल उठाती रही है। कितनी बड़ी चुनौती है और कौन सी चुनौती, क्या चुनौती देख रहे हैं? देखिए सौरभ, बयानबाजी की जो बात है, राहुल गांधी जब से ये युद्ध विराम हुआ था पाकिस्तान का, राहुल गांधी पहले भी आलोचना कर रहे थे
कि ये सीज फायर भारत ने नहीं किया, प्रधानमंत्री ने किया, ये तो डोनाल्ड ट्रंप ने किया, डोनाल्ड ट्रंप के कहने पे भारत चल रहा है, इस तरह की आलोचना कर रहे हैं। लेकिन सरेंडर शब्द जो उन्होंने किया है, चूंकि अंग्रेजी पढ़ते हैं, वो लंदन से पढ़ के आए हैं, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़ के हैं, उनकी शायद हिंदी कमजोर है, तो वो एक ज्यादा एग्रेसिव शब्द यूज करके नहीं कहना चाहिए था। लेकिन मेरे को लगता है उनका भाव वो था, वही जो अभी तक वो कहते रहे, लेकिन शब्द का चयन उनका शायद तीखा हो गया। दूसरी बात, आज हर कोई ये जानना चाहते हैं सौरभ, आज की जो मीटिंग है जिलाध्यक्ष कब होंगे? बीके हरिप्रसाद ने 2-3 चीजें और भी साफ की हैं, हमारे दर्शकों को बता दें। उन्होंने ये कहा है जो जिलाध्यक्ष बनेंगे उनकी उम्र 35 से 55 साल के बीच, 35 से 55 साल की उम्र के ही जिलाध्यक्ष बनेंगे, और हर जिले से 6 लोगों का पैनल बनेगा, 6 लोगों का पैनल प्रेफरेंस वाइज कर्मानुसार, जो ज्यादा डिजर्विंग है वो ऊपर जाएंगे, बाकी नीचे जाएंगे विकल्प के तौर पर। तीसरी बात, अभी तक जिलाध्यक्ष का चुनाव पीसीसी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी और सीएलपी लीडर करते रहे, लेकिन पहली मर्तबा ऐसा हुआ कि अब हाईकमान ये जिलाध्यक्षों और ब्लॉक अध्यक्षों का चुनाव करेगा। ठीक है महेश, अब आने वाले समय में जो 30 तारीख का समय निर्धारित किया गया है कि 30 जून से पहले ये पूरी प्रक्रिया हो जाएगी, क्या कुछ लगता है? देखिए, ऐलान तो यहाँ पर कर दिए गए हैं। बीके हरिप्रसाद ने एक पूरा फॉर्मूला यहाँ पर डिजाइन कर दिया है कि किस तरीके से जिलाध्यक्षों का चयन वो करने जा रहे हैं। देखिए, पहली बात तो मजबूत जिलाध्यक्ष जो कि शब्द इस्तेमाल किया गया था, मजबूत जिलाध्यक्ष का चयन ही कांग्रेस पार्टी के लिए सबसे बड़ी चुनौती बना रहेगा। फिर गुटबाजी जो लगातार दशकों से देखने को मिल रही है कांग्रेस पार्टी में, अगर आपने किसी को मजबूत चुन भी लिया तो वो मजबूत क्या मजबूती से काम भी कर पाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। और अगर आप अलग अलग गुटों में बटे हुए हैं तो फिर एकजुटता के साथ पार्टी की लड़ाई को कैसे लड़ेंगे? ये फॉर्म जिस तरीके से खड़ा करने की कोशिश की जा रही है, एक राजनीतिक दल एकजुटता के साथ तभी काम कर सकता है जब एकजुटता के साथ चलने की ख्वाहिश भी नेताओं में हो। लेकिन यहाँ पर एक दूसरे को निपटाने की जो ख्वाहिश है वो अब तक बाकी रह गई है। मुझे लगता है कि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेता एक दूसरे को निपटाने की जो कवायद लोकसभा और उसके बाद विधानसभा चुनाव में कर रहे थे, एक दूसरे को निपटाने की कवायद और मंशा अगर बनी रही तो फिर एकजुटता कहां से आएगी? ये सवाल सबसे बड़ा कांग्रेस पार्टी के सामने खड़ा है। ऐलान तो कर दिए, इंप्लीमेंटेशन कैसे करेंगे, ये सबसे बड़ी चुनौती इस वक्त कांग्रेस पार्टी के लिए है। आने वाले वक्त में देखना होगा कि इन तय नियमों के आधार पर मजबूत जिलाध्यक्ष कांग्रेस पार्टी किसे चुनती है और कैसे चुनती है। बिल्कुल, किसे चुनती है, कैसे चुनती है, और बयानबाजी का कितना इंपैक्ट आने वाले समय में हरियाणा कांग्रेस पर पड़ता है, संगठन निर्माण पर पड़ता है, नेता प्रतिपक्ष बनाने पर पड़ता है, ये तमाम सवाल जो धीरे धीरे तस्वीर साफ होगी समय के मुताबिक। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए, और यहां पर रुक रहे हैं ब्रेक के लिए।